स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना जो सोशोलॉजी का है क्लास 12th का थर्ड चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे। पेपर आने वाले हमारे टाइम कम है, तो कोशिश करूंगा मैं इन 7-8 दिन के अंदर ही आपका इस जनवरी में ही ये सिलेबस पूरा कर दूं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये जो वीडियो है हमारा सोशोलॉजी का, ये समाज शास्त्र की जो हमारी सेकंड बुक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर थर्ड है भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। तो ये भारतीय लोकतंत्र की जो कहानियां है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको पूरा डिटेल में आपको चैप्टर बताऊंगा। बेशक से इसमें 10 मिनट 20 मिनट आपको ज्यादा लगे, पर आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि कोई भी दिमाग में क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो आपको बाद में दिक्कत करे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखें और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो भाई आप एक चीज समझेंगे कि जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, संसार में जितने भी समाज हैं, संसार में जितने भी समाज हैं, पूरे दुनिया में जितने भी समाज हैं, उन सभी समाजों में अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले एक चीज मान के चलो, राज्य जो होता है वो सर्वोच्च होता है। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपको वहां से भी पता लगा होगा कि राज्य जो है वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब क्या है? सबसे ऊपर। यानी जो राज्य होगा वो सबसे सर्वोच्च होगा। राज्य का मतलब है हमारा यहाँ पे सरकार से। ये कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कहीं आप राज्य को स्टेट या कुछ वैसे समझ रहे हो। राज्य का मतलब होता है सरकार, जिसका शासन हो, यानी कि सरकार जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन बुक में आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा सरकार सबसे ऊपर है, आपको लिखा मिलेगा राज्य सर्वोच्च है। तो राज्य सर्वोच्च है, इसका मतलब सरकार सबसे ऊपर है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखें। हर समाज की अपनी एक व्यवस्था होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे भूस्वामी लोगों को दबदबा हो रहा हो या अभी हो। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे पूंजीवादी व्यवस्था रही हो। तो पूंजीवादी व्यवस्था जहां पे रहती है, वहां पे जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको बेनिफिट होता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मान लो कि कई ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे होती है वहां पे लोकतंत्र होता है, वहां पे जनता के द्वारा मतलब सब कुछ चुना जाता है। समाजवाद की अगर मैं बात करूं, साम्यवाद की अगर मैं बात करूं, समाजवाद की बात करते हैं हम। साम्यवादी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, तो साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं, यानी कि जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, मजदूर, उनको बेनिफिट पहुंचाने की बात चल रही होती है। लोकतंत्र में जनता को बेनिफिट पहुंचाने की बात चल रही होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों पे ध्यान दिया जाता है। भूस्वामी एक ये सामंती व्यवस्था जहाँ पे होती है, सामंतवाद वाली व्यवस्था जहाँ पे होती है, उसमें भूस्वामी यानी जो जमीन के मालिक होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं होती है हर समाज में अलग अलग। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक शब्द में कि सबसे जो बेस्ट होती है वो कौन सी होती है, क्या आप साम्यवादी बेस्ट बोलोगे? नहीं, साम्यवादी भी बेस्ट नहीं हो सकती। क्या पूंजीवादी बेस्ट है? पूंजीवादी नहीं हो सकती। क्या सामंतवादी बेस्ट है? सामंतवादी नहीं हो सकती बेस्ट। क्या लोकतांत्रिक बेस्ट है? तो यस, हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है वो काफी बेहतर होती है। रीजन क्या है इसके पीछे? जो जनता होती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, बाकी जगह जितनी भी व्यवस्था है इनमें हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत चीजें दिखे, लेकिन लोकतंत्र में वो गलत चीजें नहीं होती हैं, या होती भी है तो कम होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी थी। बहुत सिंपल था, यहाँ कुछ है नहीं टॉपिक। आप शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो हमारे सामने है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरी हमारी जनप्रतिनिधि व्यवस्था। भारत में जो है, भारत में जनप्रतिनिधि व्यवस्था है। ठीक है, अब ये क्या बातें होती हैं आपको शायद पहले से पता हो, नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। और एक लाइन आपको और बता दूं, मेरी बातों से एक चीज सावधान रहें कि आप जो है सपोर्टिंग से जरूर पढ़ें। सपोर्टिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने उसे अच्छे से देखा है। आप वहां से प्रैक्टिस करें और वीडियो जो है ध्यान से देखेंगे। ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ना बंद कमरे में फैसला ले लिया जाता है। बंद कमरे में फैसला लेने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये किसी छोटे समूह के लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ कि मान लो मजदूर लोग हैं, मान लो किसी देश में 2000 मजदूर लोग रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। अब इन मजदूर लोगों के लिए एक यूनियन होती है मजदूरों की। यूनियन जो होती है वो यूनियन क्यों होती है? ट्रेड यूनियन या जो भी इनकी यूनियन है,
वो यूनियन इसलिए होती है कि मजदूरों के साथ बहुत गलत भी होता है, तो उनके साथ जो गलत होता है या उनकी जो उनकी जो डिमांड होती है, उस डिमांड को, अगर मजदूरों की डिमांड को सरकार तक पहुंचाना हो तो कौन काम करेगा, तो उनकी जो यूनियन होती है वो। अब मजदूर थोड़ी ना, 2000 मजदूर थोड़ी ना जाके अपनी प्रॉब्लम को बताते फिरेंगे, ये मजदूर लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे अपनी यूनियन को। फिर इनकी यूनियन जो होगी, इनका जो संगठन जो होगा, वो बात करेगा सरकार से। तो ये होता है, मान लो कि मजदूरों के लिए कुछ फैसला लेना है, तो यूनियन क्या करेगी, ठीक है, यूनियन क्या करेगी, सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाएगी। अब ये बंद कमरे में फैसला कैसे होता है, आपको सोचना है। देखो, यूनियन जो फैसला लेगी वो मजदूरों के हित में लेगी फैसला, जिससे मजदूर लोगों को लाभ हो। क्यों? क्योंकि यूनियन जो है वो मजदूरों की यूनियन है, तो उसके फायदे में के लिए ही काम करेगी। बंद कमरे में बड़े बड़े यूनियन के 10 लोग बैठ गए, टेबल में आमने सामने एक टेबल लगा हुआ है, 10 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसको सामने रखेंगे, आपस में ये बंद कमरे के अंदर बातचीत चलेगी इनकी, ठीक है। उसमें तर्क वितर्क चलेगा कि भाई ये होना चाहिए तो ये लाभ होगा, ये होना चाहिए तो ये नुकसान होगा। इस तरीके से तर्क वितर्क जो होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 व्यक्ति क्या करेंगे, आपस में राय, अपनी एक राय, सम्मिलित राय से किसी फैसले को पारित करेंगे कि हाँ भाई, हमें मजदूरों के लिए ये सुविधाएं देनी चाहिए, हमें मजदूरों के हित में ये करना चाहिए, अगर मजदूरों के साथ गलत हो रहा है तो हमको सरकार से ये मांग रखनी चाहिए। पूरी बातें यहाँ पे डिसाइड होगी, और ये जो फैसला लिया जाएगा, यानी कि ये जो बंद कमरे में फैसला लिया गया है, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो ये जो यूनियन होती है, जो संगठन होते हैं, वो केवल मजदूरों के नहीं होते, वो हर लाइन में संगठन होते हैं। टीचर है, मान लो आपके जो स्कूलों के टीचर होते हैं, टीचर्स की भी अपनी यूनियन होती है, ठीक है। मान लो जो ड्राइवर लोग हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, बसें चलाते हैं, उनकी भी अपनी एक यूनियन होती है। जो बिजली विभाग में काम करते हैं, उनकी अपनी एक यूनियन होती है। तो सभी जो चाहे कोई कुछ भी काम करता हो, उनका एक संगठन जरूर होता है, ठीक है। वो संगठन क्या करता है, उनके लिए काम करता है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने एक दो बातें समझाई है, क्लियर आपको समझ में आई होगी कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, दूसरा जनप्रतिनिधि व्यवस्था होती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि इसमें छोटे लेवल पे फैसला लिया जाता है, बंद कमरे में फैसला लिया जाता है, और ये एक अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा देखो, जनप्रतिनिधि व्यवस्था, ये डिटेल में आपको जानना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से आएगा आपका। देखो भैया, ये बहुत सिंपल है। जनप्रतिनिधि व्यवस्था को हम, जैसे इसको हम प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे थे, ऐसे इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था भी तो कह सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था मिले तो इसे जनप्रतिनिधि व्यवस्था समझना। भारत में यही व्यवस्था अपनाई जाती है। क्या होती है ये अप्रत्यक्ष वाली व्यवस्था? इसमें क्या होता है, एक कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट जिसको हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं, जिसको आप नेता बोलते हो, ठीक है। नेता आप कह सकते हो, या फिर आप इसको जनप्रतिनिधि कह सकते हो, या फिर आप इसको कैंडिडेट के रूप में देख सकते हो। ये क्या करता है भाई, ये चुनाव लड़ता है। क्या करता है, ये चुनाव लड़ता है। और जनता क्या करती है, इसको वोट देती है। जनता क्या करेगी, मान लो कि 5 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं किसी एक सीट पे, तो अलग अलग पार्टियों के वो 5 लोग होंगे। जनता क्या करेगी, जो जनता जिसको सबसे ज्यादा पसंद करती है, मान लो ABCD ई, ये 5 लोग हैं, लेकिन जनता जो है वो डी को ज्यादा पसंद कर रही है, डी को। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिल गए, डी को मिल गए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, और जो जीत गया वो क्या बन गया, वो हमारा नेता बन गया या जनप्रतिनिधि बन गया। तो ये जो व्यवस्था है, यानी कि चुनाव होते हैं भारत में, ये जो व्यवस्था है, इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था बोल लो, या फिर आप इसको जनप्रतिनिधि व्यवस्था बोल लो, मतलब दोनों का एक ही होगा, ठीक है। इसमें बंद कमरे में फैसला नहीं हो रहा, इसमें खुलेआम फैसला हो रहा है कि एक कैंडिडेट चुनाव पे खड़ा है, मान लो, तो खुलेआम पूरे पारदर्शिता के साथ उसके लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो ABCD E में से किसी को भी अपना मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और वो जीत जाएगा, उनका जनप्रतिनिधि बन जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था होती है, जिसको हम अप्रत्यक्ष व्यवस्था कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बुक में आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी, बस वहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये व्यवस्था की मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, और इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, फिर अगले टॉपिक पे चलता हूँ। मान लो हमारे पंचायत पंचायत में चुनाव करना है, तो हमारे यहाँ पे पंचायत लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे भी करेंगे, तो वहां पे भी पंचायत में भी चुनाव की व्यवस्था है। मान लो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में कहेंगे वार्ड वाला सिस्टम, सॉरी, आपने वार्ड सुना होगा कि वार्ड में भी चुनाव होते हैं, जिसको हम जिताते हैं, निगम पार्षद या काउंसलर जो कहलाते हैं। या फिर आप जो MLA सुना होगा आपने वर्ड, MLA जो होती है वो विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद जो विधायक बनता है उसको MLA कहते हैं। या फिर चलो बात करते हैं बड़े लेवल के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव जो होते हैं उसमें भी जनता डायरेक्ट, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताए
सब में जनता क्या करती है, वोट देती है लोगों को और वो जीतते हैं। तो ये व्यवस्था जो होती है इसको अप्रत्यक्ष कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया है। और यहाँ अब चलते हैं हम टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे, सॉरी। एक टॉपिक छोटा सा मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इसे बता देता हूँ फिर चलते हैं टॉपिक पे। देखो ये जो हमारी चुनाव वाली व्यवस्था है, चुनाव वाली व्यवस्था में आपको एक चीज देखनी है। इसमें आपको ये समझना है कि चुनाव वाली व्यवस्था में जो 5 साल के बाद हमारे 5 ईयर में जो चुनाव होते हैं, इसमें हमने मान लो किसी एक कैंडिडेट को जिताया, बट हमें ये लगा कि भाई इसने तो काम किया ही नहीं, ये तो अच्छा था ही नहीं, हमने गलत फैसला लिया था इसको जिताने का। तो हम क्या कर सकते हैं, अगले 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो हम उस ए कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, तो उसकी जगह कोई बी कैंडिडेट जीत जाएगा। हमें लगेगा चलो यार ये कैंडिडेट है, इसने जीता है, इसने हमारे लिए काम किया है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको दोबारा भी वोट दे सकते हैं 5 साल बाद। हो सकता है हम उसको दोबारा से चुन ले, दोबारा से उसकी सरकार आ जाए। तो ये पूरा व्यवस्था, ये पूरे सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है हमारे चुनाव वाले सिस्टम की, आप अच्छे से जानते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं आपको, देखो आपके सामने मैंने टॉपिक लिख दिया है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य। ये आपकी बुक की हेडिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हुआ कि आपको पता है हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ये सभी जानते हैं। लगभग लगभग 150 से 200 साल के करीब अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। तो ये जो हमारा औपनिवेशिक काल कहा जाता है, इसको हमारे भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक काल कहा जाता है। इस काल में जो जो परिवर्तन हुए उसके बारे में थोड़ा जान लो। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरीके से प्रभावित किया था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, हमारी संस्कृति को प्रभावित किया, हमारी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया और हमारे लोगों का शोषण किया, उनको मारा पीटा, उनके साथ अपमान भरा व्यवहार किया, बहुत गलत गलत किया, ये सब जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ चीजें ऐसी भी कर दी जो वो करना तो कुछ और चाहते थे पर हो कुछ और गई। मतलब वो जो ऐसा नहीं करना चाहते थे अंग्रेज, कुछ ऐसा भी हो गया उनके टाइम पे। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ। देखो अंग्रेज जो थे अपने यहाँ हमारे यहाँ पे जो पाश्चात्य शिक्षा जिसको कहते हैं, जिसको हम पश्चिमी शिक्षा कहते हैं, यानी अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे यहाँ पे इंग्लिश वगैरह शुरू कर दी, यानी कि अंग्रेजी जो साहित्य था, लिटरेचर जो था, उसको भी शुरू करा। और पढ़ाई की जो पूरा सिस्टम था, वो शिक्षा को इन्होंने बदल दिया। अंग्रेजों ने क्या सोच के बदला, आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने क्या सोचा होगा इसको एजुकेशन को बदलने के पीछे? उसने ये सोचा कि जब हमारी इस शिक्षा को ये हिंदुस्तानी लोग यानी इंडियन लोग ग्रहण करेंगे, पाएंगे, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक माध्यम बन जाएंगे औपनिवेशिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में, यानी अंग्रेजों को फायदा पहुंचाएंगे। अगर वो अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी शिक्षा देने के बाद हमारे लोगों को ऐसा चाहते थे कि हमारे लोग उनकी शिक्षा लेने के बाद उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, यानी अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे। लेकिन लेकिन अंग्रेज जैसा सोच रहे थे ऐसा हुआ नहीं। हमने एजुकेशन तो ली, यानी कि उस टाइम पे एजुकेशन तो मिली, लेकिन उस एजुकेशन से हमने अंग्रेजों का साथ देने के खिलाफ काम किया, यानी कि अंग्रेजों का साथ देने की बजाय क्या हमने नया रास्ता अपनाया, उपनिवेशी सरकार को खत्म करने का। ठीक है, हमने कहा कि भाई हम इस एजुकेशन से जरूर इन चीजों को ले रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनना चाहते, बल्कि हम नई व्यवस्थाओं को अपनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ब्रिटिश शासन जो था उसका सहयोग, उन्होंने तो ये सोचा था कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमने उसका सहयोग नहीं किया। सहयोग करने के बजाय हमने क्या करा, हमने ये व्यवस्था सोची कि हम तो भाई अपने देश में लोकतंत्र को चाहते हैं, हम अंग्रेजों के उपनिवेश बनकर नहीं रहना चाहते, हम लोकतंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में समानता हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं पनपे, यानी देशभक्ति की भावना हो। तो ये था कि ये जो पश्चिमी शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा लाई किसी और उद्देश्य से गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसका असर कुछ और ही हो गया। वो जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, उसका उल्टा असर हुआ। तो ये वही चीजें हैं जो अंग्रेज चाह कुछ और रहे थे पर हो कुछ और गया। अब थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं हम कराची अधिवेशन पे। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 वाला, उसकी हम थोड़ी बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था आपको पता है, 1931 में हमारा देश आजाद तो था नहीं, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रवाद की भावना पनप चुकी थी, यानी कि जो देश प्रेम की भावना पनप चुकी थी। 1928 में ही अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू, और 1928 की मैं बात करता हूँ तो मोतीलाल नेहरू जो थे और उनके साथ 8 कांग्रेस के मेन नेता,
इन सब ने एक संकल्प ले लिया था, ठीक है, संविधान का एक मसौदा तैयार कर लिया था। और ये पता है क्या चाहते थे, जो कि मतलब कराची अधिवेशन में ये प्रस्ताव पर, उस प्रस्ताव पे विचार भी किया गया था। ये लोग ये चाहते थे कि हमारा देश जो होगा, जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, उस टाइम पे हम केवल केवल लोकतंत्र को समर्थन देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में लाएंगे। ये चीज पहले ही डिसाइड हो चुकी थी देश आजाद होने से पहले, ठीक है। लोकतंत्र होगा हमारे देश में, और हमारे देश में चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव करवाने का मतलब समझते हो ना, जनता चुनाव करेगी। और वोट देने का अधिकार किसका होगा, होगा पूरी जनता को, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई औरत हो, चाहे मतलब मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, अगर वो वोट देने की उम्र का है तो वो वोट दे सकता है। और वोट देने की उम्र शुरू में 21 साल थी, आज के टाइम 18 साल है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात करें, देश आजाद जब हुआ था 1952 के जो पहले चुनाव हुए थे, उस समय पे 21 साल होती थी वोट देने की उम्र। ये आप सबको पहले ही पता होंगी ये बातें। तो ये सारी कोशिशें की गई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1931 के ये जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, इसमें कौन कौन सी मेन बातें थी। मैं आपके सामने ध्यान से वो चीजें बताने वाला हूँ, आपको बस सुन लेना है, या फिर मैं आपको वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ, आप उसे समझ जाए। देखो भाई, मैंने आपके सामने बहुत सारे पॉइंट तो नहीं लिखे हैं, थोड़े थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, आप इसको समझो। ये बातें 1931 में की गई थी कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो हमारे यहाँ पे व्यवस्था कैसे होगी। लोगों को संघ यानी कि समुदाय संगठन बनाने की पूरी आजादी होगी। लोगों को अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी होगी। लोगों को धर्म की पूरी आजादी होगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी अपने धर्म को अपने अनुसार मान सकते हैं। कानून सभी के लिए समान होंगे और सभी कानून के सामने समान होंगे, ठीक है। सभी को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। और वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मताधिकार मतलब उस समय के अनुसार 21 साल की जो उम्र पूरा कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। एजुकेशन सबको दी जाएगी, शिक्षा। और जो प्राथमिक शिक्षा है, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है पहली से लेके 5वीं तक, और उसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है 7वीं से लेके 8वीं तक, छठी से लेके 8वीं तक। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो सबको फ्री दी जाएगी, यानी कि निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा किसी को भी, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, बूढ़े व्यक्तियों के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, मजदूरों का शोषण नहीं होगा, श्रमिक और कोई श्रमिक और दास नहीं होगा, ठीक है। महिला कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाएगा, बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सारे पॉइंट यहाँ नहीं बोलूंगा। इतने सारे फैसले जो लिए गए थे ये हमारे 1931 में ले लिए गए थे कि आने वाला जब हमारा देश आजाद होगा, आने वाले समय में, तो हमारे देश में ये व्यवस्थाएं होंगी। तो आप समझ गए ना कि अंग्रेजों ने एजुकेशन जरूर दी, लेकिन हमने उनकी एजुकेशन से उनकी चीजों को अपनाने की बजाय, ठीक है, पूरी तरीके से उनकी विचारधाराओं को अपनाने की बजाय अपने देश को मजबूत करने के बारे में सोचा। और ये केवल हो पाया तो वो उन राष्ट्रवादियों के कारण हो पाया जिनकी वजह से आज हमारा देश आजाद है। राष्ट्रवादी लोग वो होते हैं जो देशभक्त लोग होते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, यानी राष्ट्रवादी व्यक्ति वही होता है जो अपने देश से प्रेम करे, अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे। तो ये आपके सामने मैंने बताई हैं बातें, आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीजें इजीली समझ में आ रही होंगी। देखो भाई, एक टॉपिक हमारा ये भी है संविधान सभा का वाद विवाद। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि संविधान सभा का वाद विवाद में आपको क्या बताऊं। यहाँ पे क्या होती थी, संविधान में चर्चा होती थी, संविधान सभा में चर्चा होती थी, चर्चा होती थी, विभिन्न मुद्दों पे बहस होती थी। लोग हर चीज के पॉजिटिव एंड लोग हर चीज के नेगेटिव विचार रखते थे। उसमें से जो अच्छा होता था उसको चुना जाता था। मतलब पूरी एक एक टॉपिक पे एक एक, जब भी कोई कानून बनाया जा रहा था तो उस पर पूरे विस्तार से चर्चा होती थी। हर एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास किया जाता था। कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की हो तो उस पर बहुत बहस होती थी। 6-6 महीने लग जाते थे किसी चीज को पास हो पाने में, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। अब यहाँ पे दो वर्ड है आपके सामने, एक है कानून, दूसरा है न्याय। कानून और न्याय में क्या होता है, फर्क होता है, ये सेम नहीं होते हैं, आपको पता होगा। कानून क्या है, कानून को आप एक व्यवस्था कह सकते हो जिसमें बल प्रयोग की अनुमति होती है, ठीक है। मान लो कि कोई व्यक्ति कानून कानून मतलब एक दस्तावेज की तरह, उसमें सारी बातें लिखी है, सारी बातें बताई कि ये कानून है। अगर कोई उस चीज का उल्लंघन करता है तो पुलिस वगैरह क्या कर सकती है, उसके खिलाफ बल प्रयोग कर सकती है, उसको जेल में डाल सकती है, उसको मार पीट सकती है। या कोई देश के खिलाफ जाता है, कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके सजा दी जा सकती है। ये कानून होता है। और न्याय का मतलब होता है, न्याय का मतलब होता है निष्पक्ष रूप से कोई काम होना, यानी निष्पक्षता आप कह सकते हो कि सभी के साथ न्याय हो, सभी के साथ निष्पक्ष हो। चाहे कहने का मतलब है कोई अमीर व्यक्ति अगर कोई गलत काम करे या कोई गरीब व्यक्ति गलत काम करे
तो उन दोनों की सजा जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये क्या होता है हमारा, एक तरह से देखा जाए तो ये न्याय होगा कि दोनों को मतलब समान माना जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। तो ये कानून और न्याय, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ टॉपिक, यहाँ से आपके संविधान सॉरी आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, संविधान, संविधान क्या है? तो संविधान क्या होता है? एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है और उसमें विभिन्न तरह के नियम कानून कायदे लिखे होते हैं जिसको किसी भी देश में मानना पड़ता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे पूरे देश में शासन चलता है। ये हमारा संविधान होता है। तो संविधान इतना ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये पंचायती राज वाला जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज्य वाला। अब ये पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज का मतलब अगर हम इसके शब्द का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है 5 व्यक्तियों का शासन, ठीक है, 5 व्यक्तियों का शासन। और ऐसा कहाँ पे होता है? ये गांव में जो पंचायतें होती हैं गांव वगैरह में होता है ये। पंचायती राज को मतलब हम स्थानीय शासन के तहत रखते हैं। स्थानीय शासन जो होता है हमारे लोकल व्यवस्था होती है। अब पहले आप यहाँ पे देख लो, शासन हमारे देश में 3 तरह से होता है। 3 तरह से कौन सा होता है? एक तो होता है केंद्रीय शासन, केंद्रीय सरकार आप कह लो या केंद्रीय शासन कह लो। दूसरा होता है हमारा राज्य वाला शासन, राज्य सरकार या फिर राज्य राज्य वाला शासन। तीसरा होता है स्थानीय शासन। इस स्थानीय शासन के तहत आता है ये पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये जो भी आप पढ़ते हो ये सब आता है स्थानीय शासन के तहत। तो स्थानीय शासन इसलिए लाया गया था, स्थानीय शासन लाया क्यों गया था पहले आप ये समझो। स्थानीय शासन इसलिए लाया गया था कि देखो, हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं और हर गांव की अपनी अलग समस्या होती है, ठीक है। जो हमारी केंद्र में बैठी सरकार है वो डायरेक्ट उस गांव की समस्याओं को नहीं देख सकती। राज्य की सरकार भी उस गांव की समस्या को नहीं देख पाती, क्योंकि गांव की समस्या को जानते कौन है? वो जानते हैं जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, यानी गांव के निवासी। आपके गांव में अगर पानी नहीं है तो ये समस्या क्या प्रधानमंत्री को पता होगा? नहीं होगी पता। क्या राष्ट्रपति आके देखेगा तुम्हारे गांव की समस्या? नहीं देखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे हैं। फिर कौन देखेगा? क्या आपके बड़े बड़े जो ये लोकसभा के सांसद होते हैं वो देखेंगे? तो ये तो आपको पता ही है, खाली चुनाव से कुछ दिन पहले अपने नंबर बनाने के लिए लोकसभा के सांसद वगैरह आते हैं, ये भी नहीं होता। तो कौन देखता है भाई उस समस्या से झेलता कौन है? तो उसको गांव के निवासी झेलते हैं। तो ये बात सामने आई कि जब समस्या गांव की है तो ये बड़े बड़े नेता इसके लिए करेंगे क्या? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए गांव के स्तर पे ही, गांव के स्तर पे ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जिसको स्थानीय शासन कहते हैं। यानी कि गांव के जो लोग होंगे वो सभी क्या होंगे? जो मतलब लोग का मतलब वो लोग जो वोट देने के अधिकारी हैं, यानी जो वोट देने के लायक है, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। गांव के जो भी लोग वोट देने के लायक होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और एक ग्राम पंचायत होगी, और ग्राम पंचायत के हाथ में व्यवस्था होगी। उसको ग्राम पंचायत को क्या करो? पैसा दे दो। सरकार क्या करेगी? ग्राम पंचायत को पैसा दे देगी। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लोग उसी गांव में रहते हैं तो वो उस गांव की समस्या को अच्छे से जानते हैं। जब उस गांव की समस्या को अच्छे से जानते हैं तो वो उस गांव के लिए उस पैसे को सही जगह खर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो गांव में स्कूल नहीं है, तो ये उस गांव की बड़ी समस्या है कि स्कूल नहीं है, तो वो जो ग्राम पंचायत वगैरह के पास जो भी पैसा होगा उस पैसे को लगाकर वो स्कूल खुलवाएंगे। मान लो गांव में भाई नाली की व्यवस्था नहीं है, तो उस पैसे को वो नाली वाली व्यवस्था में लगा देंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सारी चीजें जो है ये स्थानीय शासन के तहत आ जाती है और पंचायती राज व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको देखो गांधी जी ने अलग अलग बातें कही हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी स्वराज वाली बातें करते थे, तो उसके तहत ही आएगा। ये कब, ये देखो एक चीज याद रखो, जब हमारे देश का संविधान बना था ना, जब संविधान बना था उसमें ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, संविधान के तहत नहीं थी। ये चीजें हमने बाद में संविधान में ऐड की है। बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार देश में विकास हो रहा है लेकिन गांवों में समस्या आज भी है, स्थानीय स्तर पे कोई विकास नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था क्या बनाए? तब कहीं सोचा कि यार स्थानीय शासन होना चाहिए, स्थानीय शासन होगा, गांव के लोग होंगे, पंचायत के लोग होंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, ये सारी चीजें बाद में संविधान में जुड़ी है। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। देखो भाई, सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां यानी 74वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ ये आपको समझना है। इसमें ये कहा गया कि भाई देश में अगर हम बात करें, देखो मैं आपको यहाँ पे बांट देता हूं, एक तरफ मैं कर देता हूं गांव और एक तरफ मैं कर देता हूं शहर, यानी कि नगर,
यहाँ पे मैं शहर की जगह नगर वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, तो ज्यादा आपको लिए बेटर होगा। बात ये चली कि भाई गांव जो है, गांव में अलग तरह की समस्याएं, तो गांव पे स्थानीय स्तर पे शासन होना चाहिए, ठीक है। शहर नगरों में भी अपनी समस्या है, तो नगरों में भी स्थानीय स्तर का एक शासन होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि ये देखा गया कि भाई देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, महिलाओं के लिए क्या करें, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये बात चली कि यार 1/3 सीटें जो होती हैं, 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। किसके लिए आरक्षित कर दो? महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि जो नगर निकाय चुनाव होते हैं या जो ये गांव ग्राम पंचायत वाले चुनाव होंगे, इसमें 1/3 सीटें जो होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई, ताकि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो और चुनाव वगैरह में, राजनीति में महिलाएं आ पाए, ताकि वो देश का भला कर सकें। ठीक है, जो महिलाओं वाली बात कर रहा था, इसमें जो 17% सीटें हैं, 17% जो सीटें हैं, ये क्या थी? ये सीटें जो थी SC ST जो महिलाएं होती है इनके लिए रिजर्व की गई थी। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये लाई गई थी गांव और नगर के लोकल लेवल को सुधारने के लिए। ये 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये हुआ था। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ते हैं ना, आपने 11th क्लास में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय शासन वाला एक चैप्टर ही था, उसमें आपको पता था कि हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत वाली व्यवस्था होती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। ठीक है, वो त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी होती है आपको बताया था। एक तो मतलब छोटे लेवल पे, फिर बड़े लेवल पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो जिला पंचायत होती है, जिला पंचायत, इसको जिला परिषद भी बोला जाता है। जिला पंचायत जो होती है ये सबसे बड़े लेवल पे होती है, ठीक है, जिला पंचायत। उसके बाद अगर छोटे लेवल की बात करूं, इस जिला पंचायत से छोटा लेवल, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पंचायत समिति या फिर तालुका या खंड बोलते हैं ना इसको, खंड स्तर के पंचायत। और फिर तीसरे स्तर पे जो छोटे लेवल, सबसे छोटा लेवल होता है वो होता है ग्राम स्तर, या फिर जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया बड़े से छोटे की तरफ। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत, उससे बड़ा होगा खंड स्तर की पंचायत, और सबसे बड़ा होगा जिला पंचायत। तो ये जो व्यवस्था होती है भारत में, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, आपको ये चीजें पता होंगी। अब यहाँ से देखो, पंचायत आपने समझ लिया, पंचायती राज व्यवस्था आपने समझ ली, पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी ये आपने समझ लिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, जो अब मैं आपको बताऊंगा आप इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें, जो भी आप करें, पर आपको ये चीजें आनी चाहिए। देखो भाई, पंचायतों के कार्य और पंचायतों की ये जो उत्तरदायित्व हैं, शक्तियां हैं, ये क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, पंचायतों के कार्य की अगर बताऊं तो क्या होता है, पंचायत का काम क्या होता है कि गांव के लिए जो आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम होते हैं उसको करना। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, ये होते हैं। गांव में मान लो कोई समस्या है, समस्या चाहे वो XYZ कुछ भी हो, उसके उस समस्या, अगर वो समस्या सभी के लिए गांव में आ रही है तो उस समस्या के सुलझाव के लिए काम करती है पंचायत। कितने लोगों के जन्म हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इसके जो आंकड़े होते हैं ये रखना भी पंचायत का काम है। शमशान घाट या जो कब्रिस्तान है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी किसकी है। मान लो पुराने तालाब हैं, उसकी जिम्मेदारी। परिवार नियोजन, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, परिवार नियोजन की जो व्यवस्था होती है और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाना भी इनका काम है। ठीक है, और सरकारी जो योजनाएं आती हैं उसको जनता तक पहुंचाना भी इसका काम होता है। अब बात कर लेते हैं कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है। ये टैक्स पे चलते हैं, ठीक है, टैक्स लेते हैं ये। टैक्स कैसे ले सकते हैं? यात्रियों पे ले सकते हैं, कोई जुर्माना लगा दिया या कोई अन्य तरह का टैक्स है, वो सारी चीजें इनको मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। या तो ये आएगा पंचायत के कार्य शक्तियां, या पंचायत की आय के साधन पूछे जाएंगे। पंचायत जो होती है वो पैसा कहाँ से कमाएगी, पंचायत कैसे कमा सकती है, आप ये सोचो। तो ये टैक्स लेती है, ठीक है, चाहे वो संपत्ति टैक्स हो, व्यवसाय पे लगाया गया टैक्स हो, या किसी वाहन गाड़ी पे लगाया गया टैक्स हो, कोई चुंगी हो, या भूमि पे लगाया टैक्स हो, भूमि भूमि पे लगाया गया टैक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो टैक्स होते हैं इसके द्वारा जो पैसा आता है इनके पास। और ये जो पंचायत का जो दफ्तर होता है जो भी है, वहां पे उसके बाहर एक बोर्ड लगाना जरूरी है। उस बोर्ड में ये जानकारी देनी जरूरी है कि कितना पैसा आया है टैक्स वगैरह से, उस पैसे को कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया गया है।
ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये चीजें देनी जरूरी है, ताकि जो जनता है वो जाने तो कि उसके गांव के लिए पैसा कितना जुड़ा है, और उस पैसे को पैसे को मतलब यूज कैसे किया गया, कहीं उसका मिस यूज तो नहीं कर दिया, उसका कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं कर दिया, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है यहाँ पे। कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की व्यवस्था होती है, ठीक है, कोई मतलब ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, छोटा मोटा मान लो दीवानी या जमीन जायदाद का कोई मुद्दा हो, जमीन जायदाद का, या कोई फौजदारी जिसे बोलते हैं हम, जो मान लो कोई ऐसा जिसमें लड़ाई झगड़ा, कोई मर्डर वगैरह हो गया हो, कोई ऐसी, तो इन चीजों पे ये देखते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े आपराधिक मामलों को ये नहीं देखेंगे, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये जुर्माना लगा सकते हैं, लगता है कि भाई कोई गलत कर रहा है तो उस पर क्या कर देंगे, जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन ये सजा नहीं दे सकते, याद रखना कि ये सजा नहीं देते हैं। सजा तो हमारी जो बड़ी अदालतें होती हैं वही अदालतें सजा देती हैं, ठीक है, ये नहीं दे सकते हैं इसको। और ये क्या करते हैं, जैसे मान लो आपसी विवाद हो जाए तो उस विवाद का क्या करते हैं, सुलझा, समझौता, समझौता वगैरह करा देते हैं। आपको पता है कि गांव वगैरह में, गांव में जो पंचायत होती है इसका भी यही काम होता है। आज के टाइम पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है हम तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पर आपको पता है क्या कि गांव में क्या ऐसा होता है, गांव में ऐसा नहीं होता, अब जरूर होने लगा है, लेकिन आज पंचायत, अभी भी पंचायतें बहुत जगह पे मानी जाती है, लेकिन ये जो पंचायत होती है, क्या होता था, गांव में कोई बात हो जाती थी, गांव के लोग सभी एक दूसरे को जानते थे, कोई विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा, तो उस बात को ले जाते थे पंचायत में, पंचायत के जो 5 पंच होते थे वो उस पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई जाती थी, सभी विरोधी पक्ष जो होते थे उसकी बातों को सुना जाता था, दोनों पक्षों को, और फिर ये पंच सोच समझ के फैसला लेते थे और उनके खिलाफ फैसला देते थे, ठीक है, उन्हीं चीजों को उससे मतलब सुलझा हो जाता था। कभी कभी ये पंचायत जो होती थी बहुत गलत और अमानवीय फैसला दे देती थी, गांव से निकाल देना, जाति से निकाल देना, लोग पंचायत के फैसले को मानते भी थे और डरते भी थे, पंचायत के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था, तो ये सब होता था, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जो पुलिस वाला ये व्यवस्था है उसमें ये चीजें नहीं होती, और अगर कभी भी अभी भी ऐसा कुछ गलत होता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। देखो, बहुत सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये परंपराएं पहले से ही रही है। अगर हम बात करते हैं मेघालय में, तो मेघालय राज्य जो है ये ऐसा राज्य है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य है ना, वो सारी जनजातियां वगैरह ही रहती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, इनकी अपनी पुरानी व्यवस्था है पुराने टाइम से ही, ठीक है, जो कि मतलब चलती आ रही थी, तो ये जनजातीय क्षेत्रों की पंचायत व्यवस्था है, आप बुक में डिटेल में पढ़ लें, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं और छोटा सा ही टॉपिक है। मेन क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया पंचायत, ये वन पंचायतें क्या होती है, आपने कभी वन पंचायत का नाम सुना है, क्या होता है वन पंचायत? तो इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, ज्यादातर इसमें महिलाएं ही शामिल होती हैं, और वन पंचायत में क्या होती हैं, औरतें जो होती हैं वो पौधे वगैरह लगाती हैं, ये काम करती हैं, पौधों का पालन करती हैं, ठीक है, वन से पंचायत आप भूल जाओ, सीधा सीधा वन लगाने की बात सोचो, कि याद रखने के लिए कह रहा हूं मैं आपको कि इसमें पौधे लगाए जाते हैं, इनका संरक्षण किया जाता है, इनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है, और वन पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने आसपास के जो जंगल हैं, जंगलों की कटाई से उसकी सुरक्षा करते हैं, यानी जंगलों को कटने से बचाते हैं, ठीक है, कटने से बचाते हैं, तो ये जो है ये जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत और ये वन पंचायत वगैरह जो आपको टॉपिक बताएं ये हो जाएंगे। राजनीतिक दल क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है, जो सत्ता को हथियाने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता है। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये सब क्या करती हैं, सत्ता को पाने के लिए उतारू रहती हैं। राजनीतिक पार्टियां में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उसकी अलग अलग विचारधारा होती है, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में राजनीतिक दल हैं। ये सब क्या करते हैं, विभिन्न लोगों को, विभिन्न तरह के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो राजनीतिक दल हमारे यहाँ पे बहुत सारे आप जानते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हित समूह क्या है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ज्यादा बड़े नंबर में ये नहीं आएगा। हित समूह क्या होता है, बस आपको 2 लाइन में याद रखना है। हित समूह वो समूह होता है जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, ठीक है, सरकार के द्वारा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, ऐसे समूह को हम हित समूह कहते हैं। ये जो होते हैं इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे मान लो किसी हित समूह को सरकार से एक ऐसी पॉलिसी बनवानी है, उस नीति के तहत गरीब लोगों को रोजगार मिले। अगर गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है, सरकारी काम कर देती है, तो ये हित समूह जो होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये अपनी मांगे सरकार से करते रहते हैं, तो ये हित समूह होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या होता है।
हमारे देश में बहुत सारे समूह हैं, ग्रुप है, संगठन है। मान लो किसी संगठन को ऐसा लगता है, किसी समूह को ऐसा लगता है कि सरकार जो है उसके हितों के लिए काम नहीं कर रही, यानी उसका फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी बातों को नहीं माना जाता है, उसके हित के लिए काम नहीं करा जा रहा, तो ये क्या करते हैं, अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, यानी एक अलग दल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दबाव समूह कहते हैं, ताकि सरकार पे दबाव बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मोटा मोटा याद करना है, ये चीजें रटने वाली चीजें नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए यार, हित समूह ऐसा था, दबाव समूह ऐसा था, राजनीतिक दल ऐसा था, ठीक है। बस इतना थोड़ा थोड़ा पता होगा तो पेपर में आप कर दोगे आराम से। बाकी चीजें आपको बना बना के लिखनी होती है, तो नंबर आपके जो आएंगे वो ठीक ही आएंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा चैप्टर था ये खत्म हो गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही कोशिश करूंगा आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं, 4th 5th 6th 7th जो भी आपके चैप्टर बच रहे हैं आगे के, उन चैप्टर को जल्दी कराने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।